वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मैं कुछ सवालात हैं मेरे पास, मैं वो आपसे पूछना चाह रहा था। जी बिल्कुल। आपके सवालात क्या हैं? ये बताइए कि ये जो सेहतमंद ग़िज़ा के बारे में मशवरा दें जो तकरीबन 50-60 साल के अफ़राद के लिए फ़ायदेमंद हो। इस उम्र के अफराद के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है। सब्जियाँ, फल, सैल्मन मछली, दालें और मुकम्मल अनाज जैसे ब्राउन राइस शामिल करें। प्रोटीन के लिए चिकन, मछली और दालें बेहतरीन है। दूध और दूध से बनी अशिया कैल्शियम के लिए और हड्डियों की मजबूती के लिए मुफीद है। नमक और चीनी का इस्तेमाल कम करें और पानी ज़्यादा पिएं। अच्छा, ये बताएँ कि इस उम्र में अगर हम प्रोटीन ज़्यादा खाना चाहें, तो वो खा सकते हैं? जी बिल्कुल, प्रोटीन ज़रूर खाएं, लेकिन मुतवाज़न मिकदार में। मसलन चिकन, मछली, दालें और अंडे। लेकिन प्रोटीन के साथ सब्जियां और अनाज भी शामिल रखें। ज़्यादा प्रोटीन लेने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा भी ज़रूर करें। कितने ग्राम प्रोटीन लेनी चाहिए एक दिन में इस ऐज में? आमतौर पर 50 से 60 साल की उम्र में एक दिन में जिस्मानी वज़न के फ़ी किलोग्राम के हिसाब से तकरीबन 0.8 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मसलन अगर आपका वज़न 70 किलोग्राम है तो तकरीबन 56 ग्राम प्रोटीन रोज़ाना मुनासिब है। लेकिन अपने मखसूस हालात के मुताबिक डॉक्टर से भी मशवरा कर ले। ठीक। अच्छा, ये बताइए जी कि क्या उम्र के इस हिस्से में वर्जिश ज़रूरी है? और अगर वर्जिश ज़रूरी है, तो कौन-सी वर्जिशें ज़्यादा फ़ायदेमंद है? जी, वर्जिश बहुत ज़रूरी है। इस उम्र में बाकायदा हल्की फुल्की वर्जिश बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। जैसे तेज़ कदमों से चहलकदमी, हल्की दौड़, योगा या साइकिलिंग। ये वर्जिशें दिल की सेहत, पट्ठों की मजबूती और वजन को कंट्रोल करने में मददगार साबित होती हैं। अच्छा, अच्छा। तो कितने मिनट रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए इस ऐज में? इस उम्र में हफ्ते में कम अज़ कम 150 मिनट यानी रोज़ाना तकरीबन 20 से 30 मिनट की मोतदिल वर्जिश का हदफ रखें। यह दिल की सेहत और मजमूई फिटनेस के लिए मुफीद है। मुतहर्रिक रहना और मुस्तकिल वर्जिश करना बहुत अहम है। इस उम्र में अगर हम मसल्स बनाना चाहें ताकि शुगर कंट्रोल रहे, तो क्या वो बेहतर है? जी, वजन कम करना और मसल्स बनाना दोनों ही शुगर कंट्रोल के लिए फायदेमंद है। इससे इंसुलिन की हसासियत बेहतर होती है और ब्लड शुगर लेवल मुस्तहकम रहता है। हल्की फुल्की वेट ट्रेनिंग और मुनासिब डाइट इसमें मददगार साबित होती है। अच्छा, ये बताइए कि ये ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ों के लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीजों के लिए चंद एहतियाती तदाबीर ये हैं। एक तो सेहत बख्श गज़ा। नमक और चीनी का कम इस्तेमाल करें। फल, सब्जियां और फाइबर से भरपूर गज़ा खाएं। दूसरा, वर्जिश। रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट की हल्की फुल्की वर्जिश या चहलकदमी करें। तीसरा, दवाएं बाकायदगी से। डॉक्टर को हिदायत के मुताबिक दवाएं वक्त पर लें। चौथा, तनाव से बचाओ। जहनी दबाव को कम करने के लिए आराम और रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं। पांचवा, नींद पूरी करें। अच्छी और मुकम्मल नींद लेने की कोशिश करें। ये तदाबीर आपकी सेहत को बेहतर रखने में मददगार होंगी। अच्छा, ये रात को मोबाइल वग़ैरह हम देखते हैं, रात को फिर नींद नहीं आती, तो इसके लिए क्या तरीक़ाकार है कि हम ये ज़्यादा मोबाइल ना इस्तेमाल करें और नींद सही तरीके से आ जाए? नींद बेहतर करने के लिए कुछ तजावीज़ ये हैं। एक, सोने से पहले मोबाइल का इस्तेमाल कम करें। कोशिश करें कि सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल और दीगर स्क्रीन्स का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, पढ़ने की आदत। सोने से पहले किताब पढ़ें या कोई आरामदेह सरगर्मी करें। तीसरा, सोने का मामूल बनाएं। हर रोज एक ही वक्त पर सोने की कोशिश करें ताकि जिस्म को आदत हो जाए। चौथा, आरामदेह माहौल बनाएं, कमरे को तारीक और परसकून रखें। पाँच, कैफीन से परहेज। शाम के वक्त चाय, कॉफ़ी और दूसरी कैफीन वाली चीज़ों से परहेज करें। इन तदाबीर से आपकी नींद बेहतर हो सकती है। अच्छा, ये बताइए कि दिल की सेहत के लिए उम्र के इस हिस्से में क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? दिल की सेहत के लिए इस उम्र में चंद अहम इक़दामात ये हैं। एक, मुतवाज़न ग़ज़ा। फल, सब्जियां, मुकम्मल अनाज और सेहतमंद चकनाई जैसे जैतून का तेल इस्तेमाल करें। दो, बाकायदा वर्जिश। रोज़ाना चहलकदमी, हल्की दौड़ या योगा जैसी सरगर्मियां दिल के लिए मुफीद हैं। तीन, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें। बाकायदगी से चेकअप करवाएं और डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक दवाएं लें। चौथा, तनाव से बचाओ। जहनी दबाव कम करने के लिए मराकबा या रिलैक्सेशन टेक्निक्स अपनाएं। पांचवा, तंबाकू नोशी से परहेज। अगर तंबाकू नोशी करते हैं तो उसे छोड़ने की कोशिश करें। ये एहतियाती तदाबीर दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या उम्र रसीदा अफ़राद को सप्लीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए? अगर हाँ, तो कौन से? उम्र रसीदा अफराद को सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे से करना चाहिए। कुछ अहम सप्लीमेंट्स ये हैं। एक, कैल्शियम और विटामिन डी। हड्डियों की मजबूती के लिए मुफीद है।
2. विटामिन B12 खून की कमी और आसाबी सेहत के लिए ज़रूरी है। 3. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स दिल की सेहत और दिमागी अफ़ाल के लिए फ़ायदेमंद है। 4. मैग्नीशियम पट्टों और आसाबी निज़ाम के लिए अहम है। सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल हमेशा डॉक्टर के मशवरे से करें ताकि कोई मसला ना हो। अच्छा, ये बताएं कि क्या सर्दियों में दही और लस्सी का इस्तेमाल ठीक है? सर्दियों में दही और लस्सी का इस्तेमाल ठीक है क्योंकि ये प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं और हाजमे के लिए मुफीद है। अलबत्ता इनका इस्तेमाल मोतदिल मिकदार में करें और अगर सर्दी ज़्यादा हो तो नीम गर्म करके इस्तेमाल करना बेहतर है। लेकिन अगर आपको सीने की तकलीफ या नज़ला ज़ुकाम की शिकायत हो तो एहतियात से इस्तेमाल करें। अच्छा, बाज़ लोग कहते हैं हकीम वगैरह कि ये दही की तासीर जो है वो गर्म होती है और लस्सी की ठंडी होती है, इसकी क्या कहानी है? हकीम हजरात ये कहते हैं कि दही की तासीर गर्म होती है, जिसका मतलब है कि ये जिस्म को अंदर से हरारत दे सकती है, और लस्सी ठंडी होती है, जबकि लस्सी को ठंडी तासीर वाली समझा जाता है जो जिस्म को ठंडक पहुंचाती है। ये नज़रियात रिवायती तिब में ज़्यादा मिलते हैं, जबकि साइंसी नुक्ता नज़र से दही और लस्सी दोनों ही मुफीद होते हैं। सर्दियों में दही का इस्तेमाल करने से हाजमा बेहतर होता है और लस्सी गर्मियों में ठंडक पहुंचाती है। अहम बात यह है कि दोनों को मुतवाजन मिकदार में इस्तेमाल किया जाए। अच्छा, ये बताएं कि आम खाने पकाने के लिए कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए? पकाने के लिए सेहतमंद तेल जैसे जैतून तेल, ऑलिव ऑयल, कनोला ऑयल या सरसों का तेल बेहतरीन है। ये तेल सेहतमंद चिकनाई फराहम करते हैं और ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। घी या मक्खन का इस्तेमाल कम मिकदार में करें क्योंकि इनमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है। जैतून का तेल खास तौर पर दिल की सेहत के लिए मुफीद समझा जाता है। देखिए, मैंने सुना है कि जैतून का तेल जो है वो कुकिंग के लिए ठीक नहीं है, उसका स्मोकिंग पॉइंट कम होता है, तो फिर कौन सा तेल इस्तेमाल करना चाहिए? जैतून का तेल कम दर्जा हरारत पर पकाने के लिए बेहतरीन है, लेकिन अगर आप हाई टेम्परेचर पर खाना पकाते हैं तो कनोला ऑयल, सूरजमुखी का तेल या राइस ब्रान ऑयल इस्तेमाल करें। ये तेल हाई स्मोक पॉइंट रखते हैं और गर्म पकवानों के लिए ज़्यादा मुनासिब है। तो अगर हम अच्छा तेल लेना चाहें मार्केट में, तो जैतून के बाद कौन सा तेल बेहतर है? जैतून के बाद कनोला ऑयल एक अच्छा इंतखाब है। ये सेहतमंद चिकनाई फराहम करता है और इसका स्मोक पॉइंट भी ज्यादा होता है, जो पकाने के लिए मुफीद है। इसके अलावा सूरजमुखी का तेल और राइस ब्रान ऑयल भी अच्छी चिकनाई फराहम करते हैं और पकाने के लिए मौजू है। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं, खुश रहें। बात ये बताइए कि ये कुछ यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने ये बताया है जो मेडिकल हेल्थ के हवाले से बात करते हैं कि एप्पल जो है वो लीवर के लिए इतनी खतरनाक है जितना कोक, और इसका जो फ्रक्टोज है वो डायरेक्ट लीवर में जाती है और चर्बी बनाती है, तो इसलिए फैटी लीवर के लिए ठीक नहीं है। तो क्या ये सही है? सेब के बारे में ये कहना कि वो उतने ही खतरनाक हैं जितने कोक सही नहीं है। सेब में कुदरती फ्रुक्टोज होता है, लेकिन ये फाइबर, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होते हैं जो सेहत के लिए मुफीद है। कोक या दीगर मीठे मशरूबात में रिफाइंड शुगर होती है जो बराह रास्त ब्लड शुगर को बढ़ाती है और चर्बी बनाने का सबब बन सकती है। एतदाल में रहते हुए सेब खाना सेहतमंद है और इसे फाइबर के साथ खाने से फ्रुक्टोज की प्रोसेसिंग बेहतर होती है। अहम बात मुतवाजन गज़ा है। अच्छा, नहीं, क्या ये बात सही है कि ये इसका जो फ्रक्टोज है वो डायरेक्ट लीवर में जाता है और वहाँ मेटाबोलाइज होता है, जबकि शुगर जो है वो डायरेक्ट लीवर में नहीं जाती? फ्रुक्टोज वाकई तौर पर जिगर में मेटाबॉलिक होता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह हमेशा नुकसानदेह है। जब एतदाल में खाया जाए तो सेब में मौजूद फ्रुक्टोज और फाइबर फायदेमंद है। रिफाइंड शुगर सुक्रोज जिसमें में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटती है। ग्लूकोज फौरी तवानाई फराहम करता है, जबकि फ्रुक्टोज जिगर में मेटाबॉलिक होता है। अहम बात यह है कि मुतवाजन गज़ा और एतदाल में रहकर फलों का इस्तेमाल करें। चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कोई बात नहीं, खुश रहे।